Hello dear students, in today's video lectures of thermodynamics part 14, we will study about the criteria of spontaneity or we can say feasibility of a process. So students, let's see what are the criteria for the spontaneity of a process. Yes students, we are studying about criteria. We are studying about the criteria for the spontaneity. For the spontaneity or we can say feasibility of a process या we can say for a process. ठीक है, ये आपको यहाँ पर स्टडी करना है फिजिबिलिटी फॉर द प्रोसेस. क्या क्या क्राइटेरियाज हम डिसाइड करते हैं. नाउ देखिए, आपने क्या पढ़ा है कि जब भी आप नेट चेंज इन एंट्रोपी देखते हो, ठीक है, व्हेन यू स्टडी अबाउट द नेट चेंज इन एंट्रोपी, तो आप किस किस की एंट्रोपी देखते हो भी, सिस्टम एंड सराउंडिंग की. ठीक है, तो नेट चेंज फॉर कंबाइंड नेट चेंज इन एंट्रोपी फॉर कंबाइंड सिस्टम, एक सिस्टम की लेते हो, सिस्टम एंड सराउंडिंग can serve as a criteria. ये आपके पास एक क्राइटेरिया डिसाइड कर सकता है किसके लिए, फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस. ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस. ओके, देखिए हमने क्या कहा है कि जब भी आप किसी सिस्टम या सराउंडिंग की टोटल एंट्रोपी देख लेते हैं तो उससे आप ये बता सकते हैं कि प्रोसेस जो है फिजिबल है या नहीं है. मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग की नेट एंट्रोपी यहाँ पर एक क्राइटेरिया का काम कर रहा है किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस. ठीक है, जनरली आप क्या कहते हो, जनरली आपने क्या देखा था कि यदि इफ डेलस ऑफ टोटल, आपने डेलस टोटल बोला है ना, डेलस ऑफ द टोटल इज इक्वल टू डेलस ऑफ सिस्टम प्लस डेलस ऑफ सराउंडिंग. यदि आपके पास क्या था, डेलस टोटल कह सकते हो कि वो यदि आपके पास ग्रेटर देन 0 था तो उस टाइम आपने क्या कहा था, उस टाइम आपने कहा था द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. एट दैट टाइम आपने क्या कहा, आपने कहा कि द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है, यही तो कहा था एंट्रोपी के केस में. और हम ये भी कह सकते हैं और इरिवर्सिबल. ये इरिवर्सिबल का ही तो केस था. दिस वन इज द केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसके अंदर नेट चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन थी 0 से. सेकंड केस क्या है भाई, सेकंड केस आपके पास है, सेकंड केस में आपने कहा था कि आपके पास क्या था, यदि डेलस टोटल, इफ डेलस जो टोटल है आपके पास वो क्या था, आपके पास डेलस टोटल आपने कहा डेलस सिस्टम प्लस डेलस सराउंडिंग, यही तो था, डेलस ऑफ सिस्टम एंड डेलस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू द डेलस टोटल. ठीक है, यदि वो आपके पास किसके बराबर आया था, ये आपने पढ़ा था, इज इक्वल टू 0. मतलब आप ये कह दो कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी 0 के बराबर आई थी. एट दैट टाइम आपने कहा कि जो प्रोसेस था वो इक्विलिब्रियम में था. द प्रोसेस इज in a state of equilibrium. और आपने कहा था इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स वो रिवर्सिबल है. ये दोनों चीजें आपने जब आपने एंट्रोपी का कंसेप्ट पढ़ा था एट दैट टाइम आपने पढ़ा था कि यदि मेरे पास डेलस टोटल
ग्रेटर देन 0 है तो वो केस था इरिवर्सिबल प्रोसेस का, और यदि डेल एस टोटल बराबर है 0 के तो वो केस था आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, तो हमने कह दिया कि जब रिवर्सिबल प्रोसेस आता है तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि प्रोसेस कैसा रहेगा, जो आपके पास प्रोसेस है उसमें इक्विलिब्रियम की स्टेट रहेगी। और यदि आपके पास डेल एस टोटल इरिवर्सिबल का केस आ जाता है, मतलब ग्रेटर देन 0 का केस आ जाता है, इट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था। ठीक है, नेट आप ये बात यहाँ पर बोल सकते हो, यदि मैं यहाँ पर एक नेट बात बोल दो, टोटल बात बोलूं, तो आपके पास क्या है कि जो डेल एस टोटल है ना, डेल एस टोटल, या आप इसको सीधा ही लिख देते हैं डेल एस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। ठीक है, डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, यही तो था। यदि हमने उसके अंदर क्या क्या केसेस ले लिए, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू 0, यही तो केस आया है, यही तो केस आपके पास आया है। एंट्रोफी पढ़ी थी तब आपने यही पढ़ा था, रिवर्सिबल के लिए, एक इरिवर्सिबल के लिए। तो मैंने कहा कि यदि इस तरह का केस आपके पास आया जिसमें ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोसेस क्या था भाई आपके पास, स्पॉन्टेनियस था। ठीक है, प्रोसेस क्या था, स्पॉन्टेनियस था, या आप कह सकते थे वो इरिवर्सिबल था, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस था। यदि इक्वल का साइन यदि आपको कहीं पे मिलता है तो उसका मतलब क्या है, प्रोसेस कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, या आप ये कह सकते हो कि प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो है एंट्रोफी को हमने यहाँ पर एक क्राइटेरिया माना, किसके लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए। सेम इसी तरह से देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने एंथैल्पी भी पढ़ी है, ठीक है, हमने वर्क फंक्शन भी पढ़ा है, हमने इंटरनल एनर्जी भी पढ़ी है, हमने गिव्स फ्री एनर्जी भी पढ़ी है। तो ये जो चारों होते हैं ये भी एज ए क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ये जो चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, दीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो मैं इनको ले सकती हूँ, दीज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, दीज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर also responsible for spontaneity of प्रोसेस। ठीक है, ये भी स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैंने स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को यहाँ पे सिंपल लिख दिया SOP। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये सभी क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस के लिए। ठीक है, वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। नाउ यदि हम क्या बोलते हैं, यदि मैंने ये कहा कि आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर कुछ हीट जो है, ठीक है, हीट है मेरे पास, और मैंने कहा कि डेल क्यू अमाउंट में जो हीट है दैट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, क्योंकि आप टोटल नेट चेंज इन एंट्रोफी देख रहे तो सिस्टम और सराउंडिंग की देखोगे। ठीक है, तो मैंने पहले कहा कि आपके पास सराउंडिंग ने कुछ अमाउंट में हीट लॉस्ट की, ठीक है, आइसोथर्मली की है उसने, आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड रिवर्सिबली, एंड कैसे की है भाई, रिवर्सिबली, एट कैसे की है, रिवर्सिबली की है। ओके, नाउ तो उस केस में आपके पास क्या हो जाता है, जो आपके पास ds ऑफ सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग की एंट्रोफी वो क्या हो जाएगी भाई, या चेंज इन सराउंडिंग्स एंट्रोफी वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हीट लॉस्ट हुई है, दैट इज dq रिवर्सिबल अपोन में क्या आ गया आपके पास, t आ गया। ठीक है, dq रिवर्सिबल बाई t आपके पास यहाँ पर आ गया है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप क्या बोलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कहता है कि आपके पास यदि dq रिवर्सिबल हो, ठीक है, dq रिवर्सिबल आप फाइंड आउट करते तो वो किसके बराबर होता है भाई, du प्लस में वर्क फंक्शन दैट इज अ pdv। ओके, ये आपके पास होता है। तो इससे आप क्या बोल सकते हो भाई, आपके पास dq आ गया है तो dq की वैल्यू को उठाओ, और dq की वैल्यू को उठाओ और किस में रख दो भाई, सराउंडिंग वाले केस में। तो यहाँ से मैंने dq की वैल्यू को उठाया और कहाँ रखा, सराउंडिंग के केस में। तो ds ऑफ सराउंडिंग
आपके पास किसके बराबर आ जाता है भाई, du प्लस pdv अपॉन में आपके पास यहाँ पर t प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ आप क्या बोलते हो, जब टोटल आपने एंट्रोफी देखी तो उस केस में आपने क्या कहा था, दोनों का सम आता था, सिस्टम एंड सराउंडिंग का। ठीक है, आपने यही तो कहा था, नेट चेंज इन एंट्रोफी क्या होती है, ds ऑफ द सिस्टम प्लस में ds ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास ds सराउंडिंग की वैल्यू है उसको यहाँ पर पुटअप कर दिया। पुटअप कर दीजिए, क्या आएगा देखिए, आपके पास क्या है, ds ऑफ द सिस्टम, आपके पास क्या आया, यहाँ से आपके पास आ जाता है, मैं इसको यहाँ थोड़ा राइट डाउन करती हूँ कि आपके पास यहाँ पर क्या आएगा भाई, ds ऑफ द सिस्टम माइनस क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या रहेगा, क्योंकि डी क्यू रिवर्सिबल नेगेटिव थी, दैट्स वाई ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी बेटा। ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपके पास क्या हो गया, माइनस डी यू प्लस पी डी वी अपॉन में क्या हो गया, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। यस, आपके पास क्या आया है, आपके पास यहाँ पर आया है ds ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आपने क्या देखा, ds ऑफ द सिस्टम माइनस क्या है भाई, माइनस है सराउंडिंग की वैल्यू, सराउंडिंग की वैल्यू आपको मिली du प्लस पी डी वी अपॉन में टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दीजिए इसको सिंप्लीफाई करके, तो आप इसको लिख सकते हो TDS ऑफ द सिस्टम बोल दीजिए, माइनस क्या हो गया, du, ये क्या है आपके पास du, दिस वन इज द du, प्लस में क्या है आपके पास pdv ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है आपके पास 0। या फिर आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो TDS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, du प्लस pdv। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से ये आ गया, सपोज दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये देखना होगा कि TDS जो है यदि वो ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या है भाई, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यदि ये कंडीशन आती है आपके पास तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और वी कैन से इरिवर्सिबल। ठीक है, और जो आपके पास सेकंड है इक्वल टू का साइन है वो क्या दिखाता है भी आपके पास, रिवर्सिबल प्रोसेस, वो क्या दिखाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। और वी कैन से इन इक्विलिब्रियम आपके पास सिस्टम है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पर याद रखेंगे कि आपके पास जो TDS है, TDS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, du प्लस pdv। ठीक है, वो क्या है भाई, du प्लस pdv। यस, तो सबसे पहले जो हम देखेंगे क्राइटेरिया, ठीक है, किसके टर्म्स में देखेंगे भाई, चेंज इन एंट्रोफी ऑफ द सिस्टम। तो हम इस पे लिख देते हैं यहाँ पर इन टर्म ऑफ चेंज किसके अंदर, देखिए भाई, चेंज इन एंट्रोफी, चेंज इन एंट्रोफी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मुझे यहाँ किसके टर्म्स में देखनी है, चेंज इन एंट्रोफी ऑफ द सिस्टम। क्या देख रहे हैं, क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ एंट्रोफी की टर्म्स में देखनी है कि मेरे पास कोई इनिशियल और फाइनल एंट्रोफीज हैं। ठीक है, कब देखी जा सकती है ये, यदि मैंने यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में देखा भाई, इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में मैं इसको यहाँ पर देखूंगी, और साथ ही साथ मैं इसको देखूंगी किसके साथ भाई, वॉल्यूम के साथ। ठीक है, V1 और V2 के साथ में इसको यहाँ पर देखूंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि हमें चेंज इन एंट्रोफी देखनी है, चेंज इन एंट्रोफी देखनी है कब, जब आपके पास U1 और V1 U2 V2 क्या कर दिए गए हैं, कांस्टेंट कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं, कांस्टेंट। प्रोसेस रहेगा आपके पास आइसोथर्मल, इट मींस आपने टेम्परेचर भी क्या कर रखे हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो राइट डाउन कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखते हो कि हमारे पास यदि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इफ इंटरनल एनर्जी किससे राइट डाउन कर रहे हैं भाई आप उसको, U से।
ठीक है, या फिर कह सकते हो इंटरनल एनर्जी ऑफ, एंड दूसरा क्या है भी, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, एंड वॉल्यूम दैट इज V ऑफ द सिस्टम। ये दोनों चीजें क्या हो जाती है भी, कांस्टेंट कर दी जाती है, आर केप्ट कांस्टेंट। यदि इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाता है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि जो आपके पास इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज है और साथ ही साथ वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है, उन दोनों को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है भाई, 0 कर दिया है, ठीक है। कहाँ कब किया है, जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर किया है ना। थोड़ी देर पहले आपने इक्वेशन लिखी थी, थोड़ी देर पहले आपने एक इक्वेशन लिखी थी क्या, कि जो TDS है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, DU प्लस PdV, ठीक है। ये इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, ठीक है। नाउ इसके अंदर मैं क्या करूं, DU को और DV को क्या कर दूं, 0 कर दूं। इसका मतलब यहाँ ये टर्म DU ये क्या हो गई 0, इसी तरह से ये टर्म्स DV ये भी क्या हो गई 0। तो ओवरऑल आपने यहाँ से क्या देखा भाई, ओवरऑल आपके पास क्या आ गया कि जो TDS है ना, TDS जो है वो क्या हो गया आपके पास, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ कि जो आपके पास TDS है that is greater than or equal to what, 0, that is greater than or equal to 0, यही तो आपके पास आएगा, यही तो आपके पास आएगा, ठीक है। तो देखिए जब चेंज इन एंट्रोफी आती है, मतलब चेंज इन एंट्रोफी देखेंगे आप, तो उस केस में आपके पास यदि वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और वी कैन से स्पॉन्टेनियस रहेगा आपके पास, और यदि इक्वल टू है इट मीन्स वो रिवर्सिबल है, और वी कैन से इक्विलिब्रियम में आपके पास प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। जबकि हम एंट्रोफी की टर्म में कैसे देखेंगे, यदि एंट्रोफी मल्टीप्लाई T इज ग्रेटर देन T, TDS ग्रेटर है 0 से, इट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और यदि TDS क्या है इक्वल है तो इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये तो आपके पास आया इन टर्म ऑफ चेंज इन एंट्रोफी, मतलब एंट्रोफी चेंज क्या होना चाहिए भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी आपके पास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। नाउ सेकंड जो हम यहाँ पर देखेंगे, सेकंड जो है आपके पास, सेकंड क्या है भाई आपके पास, सेकंड है इन टर्म of change in internal energy of the systems, in term of change in internal energy, ठीक है। किसकी देख रहे भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ आप किसको देखेंगे, यहाँ आप देखोगे इंटरनल एनर्जी, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यही हुआ ना, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो अब देखिए ये कब किया जाता है, जब आपके पास इसको हम देखिए किस किस के टर्म्स में देखेंगे भाई, एक बार तो हम देखेंगे इसको एंट्रोफी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यदि एंट्रोफी और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, एंट्रोफी और वॉल्यूम को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए, कहाँ का किया जाएगा भी आपके पास, एंट्रोफी और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, एट दैट टाइम प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा या क्या रहेगा, वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर देखना है। तो लिख दीजिए आपके पास कि यदि आपने जैसे पीछे किया था कि यदि मैंने पीछे के केस में इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था, यहाँ मैं क्या कर दूं, इफ एंट्रोफी, एंट्रोफी क्या है बेटा आपके पास S, यदि एंट्रोफी क्या है आपके पास, एंट्रोफी S, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है V, ठीक है, ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम kept constant, kept
कांस्टेंट कब किया जाए भाई आपके पास, यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दिया जाता है भाई, कांस्टेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपके पास आपने क्या लिया, टीडीएस, जो आपने पीछे इक्वेशंस लिखी थी, ठीक है, टीडीएस लिखा था ना, दैट इज टी डी एस, उसके अंदर आपने अप्लाई करनी है ये वाली चीज। कब अप्लाई करनी है, देखिए फर्स्ट इसने कहा है कि आप यहाँ पर कर दीजिए किसको कांस्टेंट, ds को कांस्टेंट, मतलब ds 0 कर दिया, साथ ही साथ क्या कर दे, dv क्या कर दे, 0 कर दे। ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पर किया, चेंज इन एंट्रोफी एंड चेंज इन वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, बराबर कर दिया, तो वो 0 के बराबर आ गया। ना आपने इक्वेशन देखी थी पीछे, इक्वेशन क्या थी भाई आपके पास, इक्वेशन थी आपके पास टीडीएस ग्रेटर देन किस किस के, du था, दिस वन इज du, दिस वन इज du, साथ ही साथ क्या था भी आपके पास pdv, यही तो थी इक्वेशन, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के अंदर आप क्या कर दीजिए, ds, दिस वन, ds को क्या कर दे, 0 कर दीजिए, dv को 0 कर दीजिए, क्या आता है आपके पास वो देख लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, टीडीएस की जगह क्या आ गया बेटा, 0 आ गया है, टीडीएस की जगह 0 आ गया है। देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास, डी पीडीवी क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर टोटल क्या लिख देंगे भाई, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, डी कब देखा आपने, एट कांस्टेंट एंट्रोफी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, या फिर आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हो, या फिर आप इसी को लिख सकते हो कैसे कि du एट कांस्टेंट एंट्रोफी एंड वॉल्यूम वो क्या रहेंगे भाई आपके पास, लेसर देन 0, 0 उनसे बड़ा रहेगा तो ये लेसर देन 0 है। इट मीन्स यहां से आपके पास क्या है, यही आपको बताएगा, यही आपको बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, यदि आपके पास हम इंटरनल एनर्जी को देखना चाहें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ना, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, यदि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है भाई आपके पास लेसर देन 0 है, इट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। ओके, और इक्वल टू 0 है, इट मीन्स प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ऊपर राइट डाउन कर देती हूँ कि यहाँ पर यदि ये क्या आता है आपके पास, डेल यू, वो क्या आना चाहिए, डेल यू क्या होना चाहिए भाई, लेसर देन 0 होना चाहिए, लेसर देन 0 होगा तभी प्रोसेस क्या होगा आपके पास, स्पॉन्टेनियस होगा, तभी प्रोसेस आपके पास क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 है, इट मीन्स प्रोसेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन किसके टर्म्स में देखेंगे हम, नेक्स्ट वन हम देखेंगे क्राइटेरिया। यदि हम देखें कि कौन थर्ड जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, थर्ड क्या है भी आपके पास, क्राइटेरिया, यही तो है क्राइटेरिया in term of criteria in term of change in enthalpy, change in एंथैल्पी। ठीक है, आप एंथैल्पी की टर्म में देखोगे। ठीक है, इट मीन्स आपके पास एंथैल्पी है, एंथैल्पी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं H1। एंथैल्पी के अंदर चेंजेस मैंने देखा, इनिशियल H1 है, फाइनल वो क्या है, H2 है। ओके, अब इसको मैं किसके रेस्पेक्ट में देखूं, देखो इस पे के केस में आप क्या बोलते हो कि यहाँ पर मैं टेम्परेचर जो एंट्रोफी को एंट्रोफी के रेस्पेक्ट में और प्रेशर के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा। ठीक है, P1 एंड P2 इसकी टर्म्स में इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो ये हमें यहाँ पर करना है। सभी को पता है H1 S1 P1 इनिशियल स्टेट है, H2 S2 P2 क्या है, फाइनल स्टेट्स हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमें बाय डेफिनेशन पता होता है, आप सभी को पता है कि यदि मैं बाय डेफिनेशन किसकी, बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, आप क्या लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी आप लिखते हो क्या, H, यही तो लिखते हैं हम। एंथैल्पी को बाय डेफिनेशन आप बोलते हो H किसके बराबर होता है भाई आपके पास, U प्लस PV के बराबर होता है। ठीक है, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स में, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन
डिफरेंशिएशन, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन जो है आपके पास क्या बन जाती है, यदि इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाती है बेटा, वो बनेगी आपके पास h का डिफरेंशिएशन dh, u का डिफरेंशिएशन du प्लस में pv का एक बार p के रेस्पेक्ट में और एक बार किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, pdv प्लस में vdp आपके पास यहाँ पर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि इसको इस तरह से रीअरेंज कर दे तो भी एक ही बात रहेगी आपके पास कि मैंने क्या किया, du प्लस pdv मैंने किसके बराबर लिख दिया, dh माइनस vdp। इस तरह से मैं इसको रीअरेंज कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ ये जो आपके पास du प्लस pdv की वैल्यू है, इसको मैं जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी थी बेटा आपने लिखी थी TDS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, du प्लस pdv। ये सबसे पहले जो हमने इक्वेशन लिखी थी वही तो है। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के लिए। ठीक है, ये आपके पास थी। यदि मैं यहाँ से यहाँ पर क्या करती हूँ, ये जो वैल्यू है du प्लस pdv की, इसको उठा के किस में रख देती हूँ भाई, TDS के टर्म्स में। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, देखिए यहाँ आपके पास क्या आएगा, TDS एज इट इज रहेगा। यस, TDS एज इट इज है। ओके, और वो क्या आ गया है भाई, अब वो आ गया है DH माइनस VDP, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। यदि मैंने क्या किया, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, मैंने किसके साथ लिया है, एंट्रोफी और साथ ही साथ प्रेशर। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है भी आपके पास, DS कांस्टेंट है और DP भी क्या है यहाँ पर, यदि कांस्टेंट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास जो DS की टर्म है वो क्या हो गई, 0 हो गई, और ऐसे ही DP की जो टर्म्स है वो भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो सिंपली आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, DH। बाकी की टर्म्स क्या बच गई है, इसमें 0 हो गई है। कब देखा बेटा आपने ऐसा, आपने देखा एट कांस्टेंट एंट्रोफी एंड प्रेशर। ठीक है, आप इसको थोड़ा और बढ़िया ढंग से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको, आप लिख सकते हो DH एट कांस्टेंट एंट्रोफी एंड प्रेशर इज व्हाट, it was lesser than or equal to 0। ओके, यहाँ आपको पता है, आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको यहाँ पर बताना है ये कि जो प्रोसेस रहेगा, यदि DH लेसर देन 0 है, इट मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और यदि DH इक्वल टू 0 है, इट मीन्स प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आपके पास रहेगा। ठीक है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आपके पास यहाँ पर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो जर्नल थिंग्स आई है निकल कर, वो क्या आई है भाई, ये वाला रूल कि DH जो है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लेसर देन 0 होगी, तभी आपके पास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। अदरवाइज यदि DH इक्वल टू 0 है, इन दैट केस आपके पास प्रोसेस कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम के अंदर। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ क्राइटेरिया आपके पास क्या है। ठीक है, तो फोर्थ क्राइटेरिया मैं किसकी टर्म्स में देखूंगी, इन टर्म ऑफ change in work function, change in work function, change in work function of the system। यस, वर्क फंक्शन को आप किससे डिनोट करते हैं, यस, वर्क फंक्शन को आप किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो मैंने इनिशियल और फाइनल वर्क फंक्शंस लिया। इस टाइम आपको क्या करना होगा, इस टाइम यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशंस देखेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए जाएंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी क्या कर दिया जाएगा, कांस्टेंट होगा। एट दैट टाइम यू कैन फाइंड इजीली द criteria for spontaneity in respect to work function। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर है। ओके, नाउ देख लीजिए यहाँ पर मुझे क्या करना है कि यदि मैंने यहाँ पर कह दिया है कि बाय डेफिनेशन यदि आप बात करो, बाय डेफिनेशन यदि आप बात करते हो किसके लिए, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। यस, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन, आप क्या बोलते हो, आपके पास क्या होता है बेटा, ए इज अ वर्क फंक्शन, बी इज अ डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। यस, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन आप क्या बोलते हो, आपके पास क्या होता है बेटा, ए इज अ वर्क फंक्शन, बी इज अ डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। यस, बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन, आप क्या बोलते हो, आपके पास क्या होता है बेटा, ए
दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू u माइनस ts, वो u माइनस ts के बराबर होता है। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ऑन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन फर्स्ट, आपके पास क्या मिलेगा, a का डिफरेंशिएशन dA, du का डिफरेंशिएशन du, ts का एक बार t के रेस्पेक्ट में tds, एक बार किसके माइनस साइन है ना यहाँ पर, तो हम इसके अंदर माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस tds और माइनस ये क्या हो जाएगा आपके पास sdt। ओके, नाउ ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। ओके, नाउ यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ से यदि मैं TDS की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से यदि मैं TDS की वैल्यू को एक्साइड करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, DU माइनस क्या हो जाएगा SDT माइनस क्या हो जाएगा DA। नाउ आपके पास TDS की वैल्यू आ गई है। इक्वेशन फर्स्ट जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी वो क्या थी बेटा, वो थी आपके पास TDS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू DU प्लस में PDV, यही तो थी, यही आपके पास थी स्टार्टिंग में इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करेंगे, TDS की वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो TDS की वैल्यू क्या है आपके पास देख लीजिए, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, जो आपके पास TDS है उसकी जगह मैंने वैल्यू रख दी क्या, DU माइनस SDT माइनस DA इज इक्वल टू, नो सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, DU प्लस PDV। ये आपके पास आ गया है, जो आपके पास कैंसिल होने लायक टर्म्स है उनको कैंसिल कर दीजिए, DU से DU कैंसिल हो गया, ठीक है, आपके पास DU से DU कैंसिल हो गया। बाकी बची टर्म्स क्या क्या है देख लीजिए, बाकी बची टर्म्स आपके पास यहाँ पर व्हाट, आपके पास एक बचता है SDT, ठीक है, माइनस का SDT बचता है, माइनस में DA बचता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू PDV, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर बचता है। ओके, यस, वहां से जो पीछे इक्वेशंस थी उसके अंदर से आपके पास क्या क्या बचा है देखिए, एक तो माइनस SDT बचा था, ठीक है, एक आपके पास माइनस DA बचा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बचा था बेटा, वो बचा था PDV के, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर बचा हुआ था। ओके, यदि मैं यहाँ पर क्या लिखूं, यदि मैं यहाँ पर SDT को इस तरह से लिखूं, ठीक है, मुझे यहाँ पर SDT को पॉजिटिव टर्म्स में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, SDT प्लस में क्या आ जाए DA, तो मेरे पास जो साइंस है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और वो क्या हो जाएगा PDV, साइंस क्या हो जाएंगे आपके पास, चेंज हो जाएंगे, और मैंने इसको लिख दिया PDV। यदि यहाँ पर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक तो DV के रेस्पेक्ट में देखेंगे और दूसरा किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, टेम्परेचर, यदि ये दोनों ही क्या हो जाए यहाँ पर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, यदि ये दोनों क्या हो जाती हैं आपके पास कांस्टेंट हो जाती है, तो दोनों की टर्म्स को कांस्टेंट कर दीजिए। यस, एक तो आपको DT को कांस्टेंट करना है, दूसरा DV को कांस्टेंट करना है, तो ओवरऑल आप क्या बोलेंगे, ओवरऑल आप तो यही बोलेंगे ना कि आपके पास 0 है, DA बच गया यहाँ पर, लेसर देन और इक्वल टू 0, 0 ही हो गया, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आपके पास आएगा दिस वन विल बिकम्स इक्वल टू DA एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम लेसर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यदि DA क्या रहेगा, लेसर देन 0 रहेगा, और दूसरा यदि DA इक्वल टू 0 रहेगा, कब बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम है, टेम्परेचर वॉल्यूम है, तो ये जो पहला केस है ये स्पॉन्टेनिटी के लिए है, ठीक है, यहाँ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा, यहाँ प्रोसेस सेकंड केस में इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, तो ये था आपके पास इन टर्म ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट वन रहेगा ये आपके पास, किसके टर्म्स में देखेंगे, इसको देखेंगे आप इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी, इन टर्म ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी, इन टर्म ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है, फ्री एनर्जी के टर्म्स में हम इसको देखेंगे, मतलब आप यहाँ पर किस किस को देखेंगे, फ्री एनर्जी या कह सकते हो गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, G1 और G2 के अंदर, ठीक है, जब चेंजेस आते हैं एट दैट टाइम्स आप स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिसाइड करोगे, कैसे बताएंगे कि कोई प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, ठीक है, तो इसको हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, इसको हम देखते हैं एक तो टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाएगा, टेम्परेचर एंड T1 एंड T2 हो गया है, साथ ही साथ प्रेशर P1 एंड P2, ओके, टेम्परेचर एंड
प्रेशर। जो पहला केस था वर्क फंक्शन का, उसको टेम्परेचर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखा था, इसको टेम्परेचर प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बाय डेफिनेशन आपको पता है, यस ये आप सभी को पता है, बाय डेफिनेशन किसकी, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, और फ्री एनर्जी आपके पास एक ही बात है, गिव्स फ्री एनर्जी। आपके पास क्या रिलेशंस लिखते हो बेटा आप गिव्स फ्री एनर्जी के लिए, आप लिखते हो G इज इक्वल टू व्हाट, H माइनस TS। वर्क फंक्शन के लिए A के लिए लिखा था आपने U माइनस TS, और G के लिए लिखा है H माइनस TS। ठीक है, नाउ आपको ये भी पता है, नाउ आपको ये भी पता है कि H क्या होता है आपके पास, H एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू U प्लस PV। ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे, जो आपके पास H की वैल्यू है उसको उठाकर कहाँ रख देते हैं भाई, G के लिए। तो G की वैल्यू आपके पास टोटल क्या हो जाती है, G इज इक्वल टू U प्लस PV प्लस माइनस TS। ओके, नाउ डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा, G का डिफरेंशिएशन DG, U का डिफरेंशिएशन DU, प्लस में PV का एक बार P के रेस्पेक्ट में, एक बार V के रेस्पेक्ट में, तो PDV प्लस VDP। अब TS का करेंगे एक बार T के रेस्पेक्ट में TDS, और एक बार S के रेस्पेक्ट में SDT। ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। नाउ यदि मैं यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दूं, यदि मैं यहाँ से du प्लस pdv को एक साइड ले जाऊं, तो आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा dg माइनस क्या हो जाएगा, जो बची हुई टर्म्स है वो इससे माइनस हो जाएंगी, vdp। ठीक है, माइनस होगा तो टीडीएस माइनस टीडीएस का प्लस टीडीएस, और माइनस एसडीटी का प्लस एसडीटी। ठीक है, नाउ इस वैल्यू को आप किसके अंदर लिखेंगे, जो आपने सबसे पहले एक इक्वेशन लिखी थी, दैट इज टीडीएस ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, du प्लस pdv। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट स्टार्टिंग में इसको नाम दिया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो du प्लस pdv की वैल्यू है उसको उठाएंगे और du प्लस pdv के अंदर रख देंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, देखिए आपके पास TDS है, यस आपके पास TDS है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, du की वैल्यू क्या रखी है भाई, du प्लस pdv की वैल्यू आपके पास है, देखिए व्हाट, dg माइनस vdp प्लस TDS प्लस SDT, यही तो रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैंसिल होने वाली टर्म्स है उसको काट दीजिए, TDS से TDS कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, TDS से TDS यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या देखते हैं, उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आता है, देखिए जो TDS था वो तो जीरो हो गया, यस वो तो जीरो हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बचा, DG के, प्लस में माइनस में कौन बचा, VDP, प्लस में कौन बच गया भाई आपके पास, SDT। आप यहाँ नोट कीजिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर DT एंड DP ये दोनों क्या कर दिए जाएं, यदि कांस्टेंट कर दिए जाएं, तो कांस्टेंट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जीरो तो एज इट इज है, DG आपके पास है, VDP प्लस में क्या था, SDT। ठीक है, आपको किस किस को जीरो करना है, आपने DP को जीरो कर दिया, यस GP को जीरो किया, साथ ही साथ DT को जीरो किया, तो ये भी क्या हो गया, जीरो। मीन्स ओवरऑल आपने क्या देखा कि बाकी टर्म्स तो जीरो हो गई, किसको छोड़ के, DG को। तो ये आपके पास यहाँ पर रिलेशन आता है, कब आया है, ये आया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपके पास आया है। या फिर आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करके लिख सकते हो कि DG एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो क्या है भाई आपके पास, जीरो इससे बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ये क्या है, लेसर देन जीरो, ये आपके पास यहाँ पर आया है, इज लेसर देन जीरो। ओके, इट मीन्स यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि यदि मेरे पास DG लेसर देन जीरो है, DG इक्वल टू जीरो है, या मैं कहूँ कहीं आपके पास DG ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केसेस में आपके पास प्रोसेस क्या रहेंगे, DG लेसर देन जीरो है, इट मीन्स वो स्पॉन्टेनियस है। आप ही ने तो कहा था ये स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी या कह सकते हो
इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। 0 है तो इसका मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में या रिवर्सिबल है, या रिवर्सिबल, दिस वन इज रिवर्सिबल। ओके, और जब ग्रेटर देन 0 है ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और यदि नॉन स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब डजंट अक्कर, इस केस में प्रोसेस डज नॉट अक्कर, लास्ट वाला जब डीजी ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, तो ये है आपके पास स्पॉन्टेनिटी रूल किसके लिए, इन टर्म ऑफ फ्री एनर्जी, दैट इज डीजी। यस, तो हम समराइज इसको कर सकते हैं। यदि मैं इसकी समरी करूं, ठीक है, यदि मैं इसकी समरी करूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको बोल सकती हूँ, देखिए जब मैंने एंट्रोफी की टर्म्स में देखा, मतलब जब मैंने किसकी टर्म्स में देखा, जब मैंने डीएस की टर्म्स में देखा, तो मैंने कहा डीएस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी, तो आपके पास रिलेशन आया था, क्या रिलेशन आया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही आया ना। तो उसमें आपने क्या कहा, उसका मतलब ये था वहां पर कि आपके पास यदि ds की वैल्यू चेंज इन एंट्रोफी ग्रेटर देन 0 है, इट मींस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, यदि इक्वल टू 0 है प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। ओके, लेसर देन 0 है तो मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये हमने किसके टर्म्स में देखा, एंट्रोफी की टर्म्स में। सेकंड देखिए, सेकंड हमने किसके टर्म्स में देखा है, सेकंड हमने देखा है भाई डी की टर्म्स में। जब डी की टर्म्स में देखा तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि आपके पास डी इज लेसर देन 0 तो बहुत बढ़िया है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इक्वल टू 0 है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर आ गया है। ठीक है, डी इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन 0 है, इट मींस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, प्रोसेस क्या रहेगा आपके पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, एंथैल्पी की टर्म्स में भी क्या रहेगा भाई, ये क्या है आपके पास, लेसर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम में, ग्रेटर देन 0 देन आप बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, हमने समराइज कर लिया इसको। नाउ नेक्स्ट क्या है भी आपके पास, डीए वर्क फंक्शन यदि देखो, डीए यदि आप देखो, यदि लेसर देन 0 है देन स्पॉन्टेनियस, डीए इक्वल टू 0 है इक्विलिब्रियम, डीए ग्रेटर देन 0 है तो आपने कहा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इसी तरह से गिब्स फ्री एनर्जी का देख लीजिए लास्ट में डीजी का, तो डीजी लेसर देन 0 है तो ठीक है आपके पास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। ओवरऑल यदि आप एक चीज देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर आपके पास डीएस को छोड़कर डीएस में ही ग्रेटर देन 0 है। बाकी डीएस के केस में आप यहाँ पर देख सकते हो, जब मैंने डीएस को देखा स्टार्टिंग में, जब डीएस को देखा तो उसी के केस में आपके पास क्या है भाई, ये जो आपके पास डीएस चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। बाकी आप किसी भी केस में देख लीजिए, बाकी आप किसी भी केस में देखिए, हर एक केस में क्या है भाई, लेसर देन यदि 0 रहेगा, चाहे इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, वर्क फंक्शन है या फ्री एनर्जी है, यदि वो लेसर देन 0 रहेंगी, इन दैट केस आपके पास प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें सीधा एक याद रख लीजिए कि एंट्रोपी ग्रेटर देन होनी चाहिए, बाकी जो टर्म्स बची वो लेसर देन 0 होनी चाहिए, इट मींस आपका प्रोसेस एंड इन दैट केस प्रोसेस जो रहेगा वो स्पॉन्टेनियस रहेगा। ठीक है, बाकी नॉन स्पॉन्टेनियस या 0 आ गया इक्वल टू, तो आपको पता है वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें बचता है आपके पास लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ क्राइटेरिया, जो आपने यहाँ पे क्राइटेरियाज देखे, लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, देखिए पहली बात इसने हमें ये तो बता दिया कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस रहेगा और कब जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, बट इसने रिएक्शन की रेट के बारे में कुछ नहीं बताया, रिएक्शन रेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, इसने ये भी नहीं बताया कि कितना एक्सटेंट जो है रिएक्शन हुआ है, कितना रिएक्शन कितनी हुई है, एक्सटेंट टू विच रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी नहीं बताया, इसके बारे में भी इसने नहीं बताया। और थर्ड, मैकेनिज्म नहीं बताया रिएक्शन का, मैकेनिज्म बाय विच
रिएक्शन टेक पैलेस। ये तीनों चीजें इसने नहीं बताई, ये चीजें इसने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके नहीं दी कि आपके पास रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन किस रेट से हो रही है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, ये उसने नहीं बताया। उसने ये भी नहीं बताया कितनी रिएक्शन हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है, मतलब एक्सटेंट टू विच रिएक्शन टेक प्लेस ये इसने नहीं बताया। किस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शंस हुई है ये भी जो है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। यस, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर रहती है वो ये कि जो हम यहाँ पर फ्री एनर्जी क्राइटेरिया यूज करते हैं, फ्री एनर्जी क्राइटेरिया किसके लिए, फॉर स्पॉन्टेनिटी, फॉर स्पॉन्टेनिटी, फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो देखिए जो हम फ्री एनर्जी का क्राइटेरिया देख रहे थे तो हमने उसके अंदर क्या कहा था कि हम डेल जी को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ देख रहे थे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसके अंदर हम कहीं भी ये नहीं देखते, इसके अंदर हम कहीं ये नहीं देखते कि इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है सराउंडिंग के, मतलब इट डज नॉट हैव एनी इंटरेक्शन, हैव एनी इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। ठीक है, इसका सराउंडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। बट यदि आप बात करें किसकी, क्राइटेरिया किसके केस में, एंट्रोफी के केस में, मतलब आप जब एंट्रोफी क्राइटेरिया देखते हैं, एंट्रोफी क्राइटेरियन देखते हैं आप, क्राइटेरियन। ठीक है, तो जो एंट्रोफी क्राइटेरियन है उसके अंदर तो देखिए आपको दोनों का चाहिए था, सिस्टम का भी और सराउंडिंग का भी। तो उसके केस में क्या होता है भाई, इट रिक्वायर्स द कंबाइंड चेंज, इट रिक्वायर्स द नेट, देखते थे ना आप, नेट एंट्रोफी चेंज देखते थे तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का देखते थे। तो यहाँ पर कंबाइंड चेंज इन एंट्रोफी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ एंट्रोफी चेंज दोनों की चाहिए, किस किस की, ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो उसी के तभी आपके पास क्या होगा, प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं उसको आप बता पाते हैं। तो ये यहाँ पर एक अच्छा खासा फायदा है फ्री एनर्जी क्राइटेरिया का कि वो इजीली भाई टेम्परेचर और प्रेशर को देखकर, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करके इजीली क्या बता देता है, स्पॉन्टेनिटी को बता देता है। लेकिन एंट्रोफी के टर्म्स में आपको सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोफी चाहिए, उसका नेट निकालना होगा, एट दैट टाइम आप बता पाओगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा कि आपके पास कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा या नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, उसके लिए हमने क्या क्या क्राइटेरियाज जो हैं फिक्स किए हुए हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।